दोस्तों एक बड़ी ही छोटी सी और बड़ी ही प्यारी सी बात बोली गई है यहाँ पर। बोला गया है कि हर एक प्रॉब्लम जो होती है वो एक गिफ्ट की तरीके से होती है। अगर आप लोग उस प्रॉब्लम को एक गिफ्ट मानेंगे तो जैसे ही आप लोग गिफ्ट को ओपन करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसे ही आप लोग की जिंदगी में काम करती है। जैसे आप लोग उस गिफ्ट को खोलेंगे यानी कि उस प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग जो हैं, आप लोग जो पहले थे उससे एक अच्छे पोजीशन में आप लोग अपने आप को पाएंगे। आप लोग अपना एक निखरा हुआ रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि और ज्यादा ताकतवर होगा और ज्यादा ऐसी दिक्कतों से लड़ने के लिए तैयार होगा। तो बिना प्रॉब्लम के इस दुनिया में ना तो आज तक कोई बड़ा है और ना ही इस दुनिया में कभी कोई बड़ा होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब स्टार्टिंग में एक जो अंडा होता है, ठीक है, अंडा ऐसा नहीं होता, हालांकि अंडा ऐसा होता है, ठीक है तो अंडा जो होता है उससे जब मुर्गी को एक तरीके से अंडा होता है तो वो अंडा होता है उसमें से जब बच्चा बाहर निकलता है उसको तोड़कर, तो आप लोगों ने देखा होगा वो बड़ा ही जद्दोजहद उसके साथ में करता है, तब जाकर उसके साथ से बाहर निकल कर आता है। तो जब वो बाहर निकल कर आता है बच्चा, तो उसके जो पंख होते हैं उनमें इतनी ताकत हो चुकी होती है कि वो कहीं ना कहीं उनको हिला सके, एक तरीके से उनको संभाल सके, अपने पैरों पर चल सके। उसकी बॉडी में इतनी ताकत हो चुकी होती है क्योंकि वो जूझ जूझ कर उस अंडे को तोड़कर अपने आप से बाहर निकल कर आया। पर लेकिन अगर आप लोगों को दया आए और आप लोगों को लगे यार ये अंडा मुझे तोड़ देना चाहिए और आप लोग उस अंडे को तोड़ देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उस बच्चे की जान ले ली। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था वो प्रॉब्लम से जूझने के बाद में उसकी बॉडी को ताकत मिल रही थी जिससे कि वो इस इन्वायरमेंट में आने के बाद में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। पर लेकिन आप लोगों ने उसको वो जो हिम्मत थी वो नहीं मिलने दी। आप लोगों ने उसकी हेल्प करी इनडायरेक्ट वे में, पर लेकिन डायरेक्ट वे में आप लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जिंदगी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ रही है, तो यार उसका सीधा सीधा पर्पज ये कि वो आप लोगों को आज की जो पोजीशन है उससे एक नई पोजीशन पर ले जाने के लिए आ रही है, पहली बात। दूसरी, वो आप लोगों को और ज्यादा ताकतवर बना रही है ताकि आप लोग आने वाली और बड़ी बड़ी जो लाइफ में जो दिक्कतें हैं उनको फेस कर सको। तो इसलिए कभी भी जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको एक चैलेंज की तरीके से लो कि वो आप लोगों को बर्बाद नहीं करेगी, आप लोगों को चेंज करेगी और चेंज भी एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव वे में करेगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो जिंदगी में इंप्लीमेंट कर कर आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो यार फिर तो वही चीजें हैं, जैसा ये लेक्चर मैंने दिया है ऐसे हजारों लेक्चर आप लोगों ने सुने होंगे। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूं हमेशा कि इनमें से एक भी बात अगर इंप्लीमेंट कर लो तो वही सबसे अच्छी बात है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर यार चीजें आती जाती रहती हैं, डेली नया लेक्चर आता है, नई चीजें आती हैं, फिर से कुछ नया आएगा, नई चीजें आएंगी। पर लेकिन अगर नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो ये ऐसा ही प्रोसीजर चलता रहेगा। आप लोगों को जिस दिन आप लोगों के मन में आए कि हाँ चीजें इंप्लीमेंट करनी है, बस वही एक इंपॉर्टेंट डे होता है लाइफ में जो कि कुछ चेंज लेकर आता है। ठीक है, काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो ये क्विज आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर जो क्विज है ये इसके अंदर क्या क्या बातें की जा रही है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे और फिर इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा, फिर डिटेल में इनका आंसर जानेंगे। बोला गया कि चाइना के द्वारा क्लेम किया गया अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जाता है, तो चाइना बोलता है कि ये हमारा रीजन है। पर लेकिन हमारा भी जो रीजन है यानी कि चाइना का जो रीजन है उसके अंदर ये किस पार्ट का रीजन है, चाइना ये बोलता है। तो आप लोग उस पार्ट का नाम बताना है, यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना किस पार्ट का रीजन बताता है। DAP इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये एक फर्टिलाइजर यानी कि एक खाद है जो हमारी कंट्री में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली खाद है। आप लोगों को ये बताना है पहले नंबर पर सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है हमारी कंट्री में, ये आप लोग को बताना है। NPK, ये NPK काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक खेती से रिलेटेड आप लोग इंसान हैं तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग एक किसान के बच्चे हैं और आप लोग आगे चलकर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो भी आप लोग इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेसिकली ये जो NPK है। तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो K है ये क्या होता है आप लोग को ये बताना है, जिसके चलते यहाँ पर ये खेतों में काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है एज ए खाद के तौर पर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात खेत से मुझे याद आ गया, कल मैंने एक छोटी सी जो वीडियो डाली थी यहाँ पर जो वीर तालियान चैनल पर, जो उस पे बेसिकली एक वीडियो के अंदर जो हुक्का रखा हुआ था उसके ऊपर कई सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। वो मैंने अपने घर की एक छोटी सी क्लिप डाली थी। एक्चुअली मैं गांव में था तो उसके चलते वो चीजें मैं आप लोगों को मतलब एक जो सुकून मिलता है गांव में जाने के बाद में वो चीजें मैंने आप लोगों के साथ में वहां पर शेयर की थी। तो कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया सर ये हुक्का आप पीते हैं क्या या फिर आपके फादर पीते हैं क्या। नहीं, जो हुक्का आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखा वो मेरे ताऊजी पीते हैं। ठीक है, तो वो मेरे ताऊजी का हुक्का था। पहले दादाजी पिया करते थे पर लेकिन दादाजी अब नहीं है, तो अब ताऊजी उस हुक्के को पीते हैं। जहाँ पर आप लोगों ने वो नॉर्मली चारपाई देखी है, पहले वहाँ पर दादाजी बैठा करते थे, अब वो जो सिंहासन है वो अब ताऊजी के हिस्से में आ गया। तो वो हुक्का नॉर्मली मेरे दादाजी का था। ठीक है,
तो बस ऐसे ही मन किया कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूं। काफ़ी अच्छा लगता है यार जब आप लोग एक सिटी में रहते हैं और वहाँ से जब गांव में जाते हैं तो एक अलग ही एक अच्छा सा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक रिलैक्स माइंड आप लोगों को नजर आएगा, मन शांत शांत सा भीना भीना सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो फीलिंग थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो हुक्के के ऊपर बहुत कमेंट आ रहे हैं उसके अंदर, चलिए सही है, एंजॉय करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा मेडिसिन फॉर द स्काई के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आसमान से मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट ये प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस राज्य के द्वारा, ठीक है। और हाँ, फिर कई सारे बच्चे पूछे सर वीडियो कहाँ पर है, ये वीर तालियान का जो अपना चैनल है, जो कि स्टडी लवर वीर चैनल है, ये तो मेन चैनल हो गया। वीर तालियान के नाम से भी एक चैनल है, ठीक है, जहां पर अगर कल को कुछ दिक्कत हो जाती है तो मैं वहां पर आप लोगों के लिए एक स्टेपनी टाइप में बना रखा है, ताकि कल को आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। कई बार चैनल में दिक्कत हो जाती है ना, तो वो नहीं कहते स्कूटर की स्टेपनी लेकर चलते हैं, तो वही एक तरीके से, तो उसी पर मैंने ये चीज़ें जो है छोटी मोटी अपलोड करता रहता हूँ, ताकि एक ताकि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बना सकूँ अपनी अच्छी, कि हाँ कई सारे बच्चे जानते रहते हैं ना कि सर क्या करते हो, क्या हो, क्या है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की, आगे बात करें यहाँ पर, तो बात की जा रही है यहाँ पर मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन जो है वो डिलीवर की जाती है, तो मल्टीपल ड्रोन यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है अगर कोई अप्रूवल लेता है कि हाँ ड्रोन हम लोग को यूज करना है दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये SS कोड 2020, ये यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में अभी हेल्प करने की बात कर रहे हैं वर्क फोर्स के लिए। अब ये कैसी वर्क फोर्स है, एक तो है इनफॉर्मल, एक है फॉर्मल, तो इनमें से कौन सी है, ए या फिर बी, यानी कि ए हो गया इनफॉर्मल, बी हो गया फॉर्मल, तो कौन सी यहाँ पर ये बताना है। और SS कोड की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी जिनको री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, इनका नाम आप लोगों को बताना है कि ये कौन है। अगर आगे बात करें हम लोग यहाँ पर, अभी हमारे बीच में एक महान पर्सनैलिटी नहीं रहे, जो कि 1927 से लेकर 2021 तक का उनका टाइम ड्यूरेशन रहा, और ये गढ़वाल एक तरीके से, अगर आप लोग गढ़वाल के बारे में बात करिएगा तो गढ़वाल के इन्वायरमेंटलिस्ट थे यहाँ पर। ये चिपको आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब ये वन ऑफ द मेंबर थे चिपको आंदोलन के, तो इनका नाम आप लोग को बताना है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो सिस्टम है, ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए पूरा पैसा दिया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बस ये बताना है कि ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री भी बता सकते हैं या फिर आप लोग डिपार्टमेंट भी बता सकते हैं, तो जो भी आप लोग बता पाए उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। और देखिए बिना ऑप्शन के अगर क्वेश्चन के आंसर देना सीख लिया ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, और या फिर किसी भी क्वेश्चन में ये आप लोगों को स्टेटमेंट की फॉर्म में देखने को मिल सकता है, तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन जाएंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से वैसा पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इनको सुनिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी डाउट न रहे, और वो रहे ना कि बिल्कुल क्लियर कट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओ, ओके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के बारे में, तो कौन कौन सी शॉर्ट न्यूज है एक एक कर देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी आप लोगों ने एक साइक्लोन देखा जिसका नाम था ताउते, ठीक है, तो ताउते साइक्लोन के बाद में अभी एक नया साइक्लोन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पर यास, YASS। तो ये यास या फिर यस के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन अभी देखने को मिल रहा है, किस पर्टिकुलर रीजन में आएगा। पहले वाला जो साइक्लोन था वो आप लोगों को देखने को मिला था कहां पर, अरेबियन सी में। ये वाला साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। तो ये साइक्लोन जो है ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ भी नजर आएगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो ये हो गया आप लोगों का बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, और ये था अरेबियन सी वाला रीजन। मेनली जो ये साइक्लोन रहेगा ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो 26 मई यहाँ पर बेसिकली इसका डेट रखा गया है कि यहाँ पर ये पहुंचने वाला है। तो इसके चलते अभी जो साइक्लोन है उनकी फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है नॉर्मली, तो 26 मई बोला गया है कि यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। अगर बात करें, क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यार आप लोगों से पूछा जाता है कि साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो साइक्लोन का नाम दिया गया यहाँ पर ओमन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना ओमन जो है यहाँ पर ये साइक्लोन का नाम दिया गया है। और अगर आप लोग ओमन को देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये अपनी कंट्री हो गई, यहाँ पर ओमन हो गया, ठीक है, नीचे यमन हो गया, ये वही यमन है जिसको बार बार यहाँ पर सऊदी अरेबिया आकर पीट कर चला जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें करें, यहाँ पर नेम जो है यहाँ पर ये ओमन के द्वारा दिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि एक तरीके से जो सुगंध होती है ना, अच्छी सी महक जो होती है, ठीक है। जैस्मीन जो बेसिकली आप लोग इसको नॉर्मली सिमिलर तरीके से अगर कंपेयर करते हैं तो जैस्मीन का तेल आप लोगों ने सुना होगा, जैस्मीन का ड्यू वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो उसके तरीके से यहाँ पर इसको काउंट किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने साइक्लोन ताउते के बारे में जाना, तो ये साइक्लोन ताउते जो था यहाँ पर ये इसका मतलब था गिको, ठीक है, इसका मतलब था इनके लिजार्ड, इनके छिपकली। तो इसको बर्मा यानी कि म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया गया था।
तो ये है यहाँ पर म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, जिसको बर्मा भी आप लोग बोलते हैं। तो बर्मीज भाषा में इसको गीको या फिर छिपकली आप लोग बोलते हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये नाम दिया गया। जो यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। और हमारी कंट्री की जो आईएमडी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल जो बेसिकली डिपार्टमेंट है, ये एक तरीके से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो उसके 6 रीजनल ऑफिस है उनमें से एक रीजनल ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। साइक्लोन के देखिए बेसिकली नाम किस लिए दिए जाते हैं? नाम इसलिए दिया जाता है ताकि साइक्लोन के बारे में समझ सके, जान सके। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है यार, वो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आप लोग बोलोगे कि कौन पर्सन है? ऐसे तो हजारों पर्सन है इस दुनिया में, पर लेकिन मैं नाम से बोलूं, अच्छा वो पर्सन जिसका नाम विनोद है उसने ये हरकतें की हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये चीजें हैं, तो फिर आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नाम लेने से इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, उसके बारे में न्यूज एजेंसी भी आराम से कवर कर सकती है, अवेयरनेस फैला सकती है, लोगों को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 2 साइक्लोन अभी रिसेंटली आप लोग हो गए, दोनों के बारे में एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। आप लोग यहाँ पर इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, क्या क्या बात की जा रही है इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। रिसेंटली यहाँ पर इनका जो नाम है हमारे बीच में नहीं रहे, रिसेंटली अभी इनका नाम है यहाँ पर बेसिकली पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर भी दुख व्यक्त किया गया कि हमारे बीच में नहीं रहे, पर लेकिन अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे बीच से जाती है तो एग्जाम के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाए। तो जो भी है दुखद घटना है, पर लेकिन आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इनके बारे में, तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम मैंने भी आप लोगों को बताया, रीवा प्रसाद द्विवेदी। 1935 में इनका जन्म हुआ था, 2021 में अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये पोएम भी लिखते थे, राइटर थे, टीचर थे, क्रिटिक थे, और भी कई सारी ओरिजिनल वर्क इनके द्वारा किया गया, लिरिक्स, प्ले या फिर और भी कई सारी चीजें। जो यहाँ पर बात की जा रही है सनातन, मीनिंग है यहाँ पर इटर्नल, इनके जिसका अंत न हो सके। तो ये भी इनके द्वारा यहाँ पर जो एक नई आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इनकी राइटिंग थी। इसी के साथ में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला यहाँ पर 1991 में, ठीक है। तो 1991 में जो साहित्य अकादमी अवार्ड यहाँ पर इनको मिला यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता संभव एंड इपिक पोयम, जिसके लिए यहाँ पर ये इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले स्वतंत्र संभव के बारे में, किस के द्वारा ये पोयम लिखी गई थी, साहित्य अकादमी अवार्ड जिसके लिए इनको मिला था 1991 में, तो पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो कंफ्यूज आना नहीं है, अपना ध्यान से चीजों को याद रखना है, ओके। रिवीजन करते रहिए, सारी चीजें आप लोगों की फिर याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। काफी गर्व होता है यार अगर अपनी कंट्री का कोई पर्सनैलिटी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाकर किसी पर्टिकुलर बॉडी को प्रिजाइड करता है, इनके वहां पर जाकर प्रेसिडेंट बनता है, डायरेक्टर बनता है, एक हाईएस्ट पोस्ट पर। तो ये कहीं ना कहीं गर्व करने वाली बात है। हमारी कंट्री की एक महान पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर नरेंद्र बत्रा, अभी रिसेंटली ये फिर से री इलेक्ट हो गए यहाँ पर, किसके लिए? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में FIH इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बने। और इंपॉर्टेंट बात पता है क्या यहाँ पर, ये जो इनके प्रेसिडेंट बने ये सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने यहाँ पर। यानी कि पहले भी ये प्रेसिडेंट थे, अब सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन गए और इनको जो यहाँ पर फिर से री इलेक्ट किया गया है। तो ये 47वां सेशन है इनका, जिनके लिए जो 47वां सेशन था यहाँ पर बेसिकली ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का, जिसमें इनको री इलेक्ट किया गया है। कुछ 2-4 पॉइंट में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं एक बार के लिए। ये जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी है जो फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी के 2016 में। यानी कि इससे पहले सारे यूरोप के पर्सनैलिटी यहाँ पर बना करते थे, अब ये पहली बार नॉन यूरोपियन बने, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये 92 ईयर की हिस्ट्री की बात की जा रही है, जब से बॉडी बनाई गई थी तब से लेके अब तक का यहाँ पर ये पर्सनैलिटी इस पोस्ट पर पहुंचे। अब ये कब तक रहने वाला है यहाँ पर, ये 2024 तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर ये रहने वाले हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा 2024 तक का, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पर्टिकुलर बॉडी है, अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे, ये हाँ एक और छोटी सी बात यहाँ पर, बत्रा साहब जो है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी ये रहे। और फिलहाल अभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर जिनको रिलेट किए गए, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए आप लोगों से,
वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो ये इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है यहाँ पर ये क्रिएट कब की गई थी, जिसको FIH आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कहाँ पर क्रिएट की गई थी, तो ये है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे कनेक्टेड जो भी चीजें हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, देखिए तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री से रिलेटेड बातें आ गई हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बीच में जो के बारे में, जो कोविड-19 के चलते अभी हमारे बीच में नहीं रहे। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो सुंदरलाल जो बहुगुणा जी है, ये 94 जो ईयर की एज में रिसेंटली हमारे बीच में से गए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके बारे में, आप लोगों ने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में, चिपको आंदोलन भी जिसको बोला जाता है, तो उसी के साथ में यहाँ पर ये कनेक्ट रहे थे। तो चिपको मूवमेंट के साथ में कैसे कनेक्ट थे, देखिए जो चिपको मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर बेसिकली चिपको मूवमेंट था क्या, चिपको मूवमेंट ये था कि जब पेड़ काटने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर टहरी जो डैम है वो यहाँ पर बनाया जा सके। तो ये 1980s की बात है, जब यहाँ पर ये चीजें चल रही थी। तो उस टाइम पर लोगों ने अपने आप को जो पेड़ थे उनके साथ में कनेक्ट कर लिया, उनके उसमें अपने आप को चिपका लिया। जैसे नहीं गांधी जी नॉन वायलेंस किया करते थे कि नॉन वायलेंस रखना है, वायलेंस नहीं करना है, तो उसी का पैटर्न को फॉलो करते हुए ये भी आगे चले। आगे चलकर इनको अपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए पद्म विभूषण दिया गया, इनके सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया गया हमारी कंट्री का। तो इसलिए आप लोगों से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रिसेंटली अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड ये कमिटेड थे, यहाँ पर कनेक्टेड थे, और हिमालयन रीजन में काफी काम इनके द्वारा किया गया इस पर्टिकुलर मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो नाम याद रखते हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी का। क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसी कई सारी न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पर बात की जा रही है जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनके वेलफेयर के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट जो है उसके द्वारा अप्रूव किया गया 2 लाख रुपए कर्नाटक की। ये है वी तेजस्विनी जो बाई, तो वी तेजस्विनी बाई जो है इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2011 में। और ये यहाँ पर वुमेन कबड्डी टीम की प्लेयर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है 2010 और 14 में एशियन गेम के अंदर में। तो अभी इनको यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प करने की बात की गई है। देखिए होता क्या है, कई बार प्लेयर जो हैं कई बार अपनी कंट्री को एक उनके कंट्री का कद जो है काफी ऊंचा करते हैं, पर लेकिन अगर गेम में से एक बार वो हट गए, पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी आ गई, गेम उनका आगे कंटिन्यू नहीं चल पाया, तो उसके चलते कई बार इतनी दयनीय कंडीशन बन जाती है कि एक नॉर्मल लाइफ भी वो लीड नहीं कर पाते हैं। तो उसके चलते जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड हमारी कंट्री में है स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो अगर आप लोगों से पूछे कि ये फंड किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, कि जिन लोगों ने हमारी कंट्री का सर ऊंचा किया उस टाइम पर जब हमारी कंट्री को काफी जरूरत थी, अब हमारी जरूरत है इन लोगों को जिनको आज की डेट में कोई बुरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसी के साथ में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिलकर काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के साथ में। तो ये यहाँ पर एक तरीके से ये इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ हेल्प की जाती है। कई सारे जो कोच हैं, कई सारे जो प्लेयर हैं अभी कोविड-19 के चलते इस चीजों की चपेट में आ गए, तो एक तरीका हेल्पिंग हैंड आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कई बार इस तरीके का न्यूज में, जिसके चलते आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पिक्चर में आप लोगों को ये जहाज दिख रहा है इसके बारे में बात की जा रही है। क्या क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी रिसेंटली INS राजपूत, ठीक है, तो इसको अभी डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन क्या मतलब है, इसने अपनी सर्विस यहाँ पर पूरी कर ली है। हमारी कंट्री में जो इसको कमीशन किया गया था यहाँ पर USSR जो है उससे यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में आया था। तो ये 1980s में हमारी कंट्री में आया था और 2021 में अभी हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये काफी लंबा सफर, लगभग 40 साल से ज्यादा का सफर ये हमारी कंट्री में काट कर गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके द्वारा काफी बड़ा रोल भी हमारी कंट्री में प्ले किया गया। ये जो था हमारी कंट्री का फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था जो इंडियन नेवी के पास में था। और इसके चलते देखिए आप लोगों से क्वेश्चन, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया गया यहाँ पर। जो कई बार जब हमारी कंट्री की जब अलग अलग कंट्री के साथ में वो रही, तो अगर ऐसी चीज रहती है तो हमारे पास में दूसरी कंट्री को भी कहीं ना कहीं सोचकर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली डीकमीशन किया जा रहा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो नेवल डॉकयार्ड है वहां पर। तो ये है यहाँ पर इसकी पिक्चर जो कि आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री और पड़ोसी देश के साथ में क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ पर बॉर्डर की कुछ डिस्प्यूट है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर एरिया है, एक तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको वेस्टर्न साइड बोलते हैं,
यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई रहती है। दोनों के बीच में क्या लड़ाई है, बेसिकली हमारा एरिया चाइना के द्वारा हथियाने की कोशिश की जाती है। दूसरा यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के, तो यहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है। और भाई साहब बुरी कंडीशन इतनी है कि ये जो हमारी कंट्री का आसपास का जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश, ये इसको अपना रीजन बोलते हैं। और पता है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये इसको अपना रीजन बोलने के साथ साथ में बोलते हैं कि जो तिब्बत है इनका, तो तिब्बत का ये साउथ तिब्बत इसका नाम रखते हैं, यानी कि ये जो रीजन है हमारे वाला, इसको ये साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्या, चाइना के द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर यानी कि अभी रिसेंटली यहाँ पर अपनी सड़क वगैरह यहाँ पर पूरी की गई है, जिसके चलते अभी ये न्यूज में आ गया है। कंस्ट्रक्शन जो था ये स्टार्ट इनके द्वारा किया गया था 2014 में, और फिर इसके द्वारा चीजों को आगे लेकर चला गया। तो तिब्बत वाले एरिया में ये सारा कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा किया गया है। जो ग्रांड कैनियन है यहाँ पर बेसिकली वो ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पर, जिसको यारलंग जेंगपो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पर तिब्बत के अंदर में। और ये जो मैंने अभी बताया ना, तो चाइना क्लेम करता है पूरे अरुणाचल प्रदेश को ये साउथ तिब्बत बोलता है, ठीक है, जो कि इंडिया के द्वारा हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, एक्सेप्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ये जैसी हरकतें इनके द्वारा की जाती है। तो तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन था, पर चाइना के द्वारा ये अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। बिल्कुल ऐसे से आप लोगों ने हांगकांग के बारे में सुना होगा, ठीक है, पहले यूके के कंट्रोल में था, उन्होंने चाइना को देखी, सोचा था बिछड़े माँ बाप से मिलेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, पर लेकिन चाइना ने जो हांगकांग को जीते जी मार डाला। उन्हें गदर मूवी का डायलॉग बोलता है कि सोचा था अपने माँ बाप से मिलेगी तो खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो उसे जीते जी मार डाला, ठीक है। तो वही बातें हैं यहाँ पर। तो अब फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये कई सारे अलग अलग एरिया हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट इंडिया और जो चाइना के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी अगर कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। अभी अगर आज की डेट में देखिए तो यहाँ पर इनका ये है यहाँ पर न्यांची मेंटगो, ठीक है, तो यहाँ पर मेडोग, तो ये जो बेसिकली पर्टिकुलर एरिया है इसको कनेक्ट करने की बात इनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ये जो है नेंगची जो ये एरिया है और जो यहाँ पर मेडोग है, इसको अगर कनेक्ट किया जाता है, जो नया रास्ता बनाया गया है, तो लगभग 8 घंटे का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। तो इसके चलते इनके द्वारा ये एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है। अगर चाइना के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो चाइना जो है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये इस रीजन में कई सारे रीजन ऐसे जिनको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। देखिए मान लीजिए ये अपना एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये इधर हो गया चाइना का एरिया, इधर हो गया अपना एरिया। तो नॉर्मली इंसान 24 घंटे बॉर्डर पर तो बैठे नहीं रहेगा यहाँ पर कि हाँ कहाँ एरिया इतना उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है तो कहीं झील है, कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा नदियाँ हैं। तो चाइना क्या करता है, अपने 50-100 आदमियों को लाया और यहाँ पर इस एरिया में थोड़े दिन के लिए रहने के लिए बोल दिया, ठीक है, और फिर क्लेम करेगा कि हमारे यहाँ पर जो हमारे लोग हैं ये यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं और यहाँ पर ये जो लोग हैं आप लोगों को यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसी हरकतें इनके द्वारा पास्ट में की जा चुकी है, मजाक नहीं है, ठीक है। इनके द्वारा भूटान के साथ में ऐसी हरकतें की गई जो कि काफी ज्यादा इशू भी बना था। इसका नाम था यहाँ पर, ये था यहाँ पर पेंगडा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पर इनके द्वारा 2-3 किलोमीटर आगे भूटान के अंदर और एक गाँव बसा दिया नया, और फिर बोले तो बहुत दिनों से हमारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर और ये हमारा एरिया हो गया। तो इनका ये तरीका है दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे प्रेशर बनाना है। जनवरी 2021 में चाइनीज कंस्ट्रक्शन देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश के कई सारे एरिया में। 5 किलोमीटर यहाँ पर जो बुमला पास है उसके अंदर ही आगे ऐसी हरकतें इनके द्वारा की जाती है। यानी कि चाइना इतना एक वो नहीं बोलता है कि कुत्ते की पूंछ है कि वो यहाँ पर बार बार ऐसी हरकतें कर सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करता है ताकि इनकी परेशानी में आकर इंसान जो है वो इनके जो हिसाब से काम करने लगे। ताकतवर कंट्री है, पैसा भी है, हथियार भी है, सारी चीजें हैं। 2017 में TAR इसको बोलते हैं तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन है यहाँ पर ये गवर्नमेंट उनके द्वारा लॉन्च किया गया एक मॉडरेटली वेल ऑफ विलेज इन द बॉर्डर एरिया। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये अपना हथकंडे अपनाते रहते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में लेना है ताकि चलकर बार्गेनिंग कर सके दूसरी कंट्री के साथ में कि हाँ ये तो हमारा एरिया, देखो हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो इतना बदतमीजी है, इससे फालतू और बदतमीजी मैं आप लोगों को इसकी क्या बताऊँ, बस यही समझ लीजिए, आप समझ जाइए क्या इंसान है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग किसान हैं या फिर आप लोग किसी फार्मर फैमिली से कनेक्टेड हैं तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और वैसे भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोग अपने किसानों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अन्नदाता है, उन्हीं से हम लोग को खाना पीना मिलता है। तो थोड़ा सा एक याद रखिएगा इसके बारे में जो बातें बताने जा रहा हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये फर्टिलाइजर के तरीके से यूज किया जाता है हमारे देश में, जिसको DAP का नाम भी दिया जाता है। अगर बात करो आप लोगों से जो यूरिया आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यूरिया नॉर्मल जो व्हाइट नहीं होता है, तो उसके बारे में बात करें तो यूरिया जो होता है वो सबसे लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में यूज किया जाता है।
अब दूसरा सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है वो है डाई अमोनियम फास्फेट। तो अभी रिसेंटली इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सब्सिडी दी गई है यहाँ पर लगभग 140%, यानी कि जितना उसका प्राइस है उसके भी ज़्यादा यहाँ पर सब्सिडी यहाँ पर दी गई है, ताकि जो प्राइस है उसको मेंटेन रखा जा सके। अब जिसकी समझ में नहीं आ रहा है उसको समझा देता हूँ थोड़ा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस था यहाँ पर 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये था यहाँ पर, कोई ए प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये किसानों के लिए यूज़ किया जाना है। अब इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में बढ़कर इसका प्राइस हो गया 7,000 रुपये, ठीक है। 7,000 रुपये मार्केट के हिसाब से आप लोगों को प्राइस पे करना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट बीच में आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि 2,000 मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को बस 5,000 ही पे करने जो पहले आप लोग पे कर रहे थे, यानी कि बाकी का जो 7,000 यहाँ पर हो गया उसमें 2,000 गवर्नमेंट के द्वारा ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम चल जाएगा, तो यानी कि सब्सिडी होगी, गवर्नमेंट की छूट होगी अगर कल को कोई दिक्कत बनती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इनके द्वारा जो यहाँ पर डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको DAP का नाम दिया गया, ये तो सेकंड मोस्ट यूज करने वाला फर्टिलाइजर है यूरिया के बाद में। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि जो कोई फसल बोई जाती है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर गांव में जाते हैं और आप लोगों को गन्ने वगैरह खेती आप लोगों ने देखी होगी, तो जब गन्ने के खेत जो उगाए जाते हैं उसमें, तो उसमें यहाँ पर ये जब गन्ने की जो कैंची होती है, यानी कि जब गन्ने का जो पीसीज होते हैं वो यहाँ पर डाले जाते हैं मिट्टी के बीच में, तो उसमें भी यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ में रूट डेवलपमेंट का काम करते हैं यहाँ पर ये, यानी कि उसकी रूट मजबूत रखता है और कल को चले कोई कीड़ा पतंगा ना लगे वहाँ पर, वो भी इसके लिए भी इसको बचाने की कोशिश करता है। फॉस्फोरस जो है यहाँ पर अगर बात करें प्रीफर किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। यूरिया जो प्रीफर किया जाता है ये यहाँ पर फर्टिलाइजर के लिए नॉर्मली नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, और ये जो यहाँ पर DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है यहाँ पर, तो ये फॉस्फोरस के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में याद रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट के द्वारा 140 रुपये जो 140% जो यहाँ पर फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई है, तो इसके चलते यहाँ पर जो सब्सिडी है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो 500 रुपये का यहाँ पर था वो 1200 रुपये का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 500 रुपये थी पहले, यहाँ पर वो सब्सिडी 1200 रुपये कर दी गई है। तो जो ये पैकेट आता था यहाँ पर ये 2,500 का आता था, तो अब किसानों को यहाँ पर इसके लिए 1200 रुपये देने हैं और 1200 रुपये यहाँ पर इसके छूट गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा 14,775 रुपये जो है 75 करोड़ रुपए इनके द्वारा यहाँ पर इसके लिए दिया गया है। तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग उसके बारे में सीरियस होंगे तो बहुत सारी बातें आप लोग एक्स्ट्रा बता सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली अगर जो सब्सिडी दी जाती है वो MRP के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो MRP होता है ना, जो कई बार आप लोगों ने देखा MRP पूछते हैं, उसके ऊपर ये सब्सिडी दी जाती है यूरिया की, फिक्स सब्सिडी। MRP ऑफ डेप जो है यहाँ पर ये डी कंट्रोल की गई सब्सिडी। डी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट नॉर्मली अपने हिसाब से डिसाइड न करके मार्केट में जो प्राइस है उसके हिसाब से उसका प्राइस यहाँ पर बात करें। तो ऑल नोन जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर है उनको वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खासकर रेगुलेट किया जाता है अंडर न्यूट्रिशन बेस्ड जो सब्सिडी है। अगर बात करूँ NBS के बारे में, ठीक है, तो इसके चलते क्या क्या बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए किसानों की फिलहाल अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं किसानों को ये दिखाने के लिए कि हम काफ़ी कुछ यहाँ पर किसानों के लिए कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसको इस तरीके से लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत कल को देखने को न मिले। तो यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो प्राइस है फर्टिलाइजर का अदर देन यूरिया वो 2.5 जो 4 मोर यहाँ पर अभी हो गया है, इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये इसी के साथ में जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पहुँचाता है। खासकर अगर बात की जाए फर्टिलाइजर जो है सब्सिडी, ये बिगेस्ट यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट सब्सिडी है आफ्टर फूड सब्सिडी, ठीक है। प्रोवाइड करती है यहाँ पर डिटरमेंटल टू द सोइल हेल्थ, सोइल की हेल्थ को भी मेंटेन रखने में यहाँ पर हेल्प करती है ताकि कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिले, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिसका मैंने आप लोगों से बात की थी ना NPK, तो इनको क्या क्या बोलते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, उसी के साथ में K होता है पोटेशियम, ठीक है। तो K क्या होता है, पोटेशियम, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है खेतों के लिए, और कई बार आप लोगों से ये रेशो भी पूछ लिया गया है NPK का रेशो क्या होता है अगर खेतों में आप लोगों को डालना है। तो 4, 2 और 1, ठीक है। तो ये रेशो होता है, यानी कि अगर ये नाइट्रोजन है आप लोग यहाँ पर 4, यहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ के लिए 4 ग्राम ले रहे हैं, तो फिर आप लोगों को 2 ग्राम यहाँ पर फॉस्फोरस लेना पड़ेगा, और पोटेशियम यहाँ पर 1 ग्राम में ही काम चल जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
कल को चले कोई कीट पतंगा न लगे, कोई और दिक्कत न देखने को मिले, पता चला ये बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा खेत बर्बाद कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी जो ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिलती है तो उसकी वजह से कई बार प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, तो ये भी देखना पड़ेगा। स्मगलिंग कई बार यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, तो उसके चलते भी कई बार चीज़ें यहाँ पर गलत तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। हर एक इंसान जो है गलत तरीके से पैसे कमाने के पीछे पड़ा रहता है। यार यही बात है कि खुले हाथ आया था खुले हाथ जाएगा, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, पर लेकिन फिर भी अतकी पूरी रहती है कि यहाँ पर इसको जीने नहीं देना, उसको मारना है, वही चलता रहता है सभी, जो कि सही नहीं है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा इसके बारे में। आइए अब राज्य के अंदर आप लोगों को लेकर चलता हूँ, और लेकर भी कहाँ पे जा रहा हूँ मैं आप लोगों को मैं लेकर जा रहा हूँ तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पर एक राज्य है जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ में टच करता है, उड़ीसा के साथ में टच नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में क्या बात की जा रही है, तेलंगाना 2014 में अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो यहाँ पर अभी बेसिकली जो फोकस एरिया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना में कोविड-19 को कैसे रोका जाए, उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाने की बात की जा रही है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी 16 जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनको यहाँ पर पायलट टेस्टिंग के लिए रखा है, ताकि मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो हैं वो आसमान के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच सके। कई बार ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो लोगों को ब्लड जो है वो टाइम पर मिल जाए, तो उसके चलते बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर ये मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये पर्टिकुलर एम्बिशियस अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो याद रखना ये किया गया यहाँ पर किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल ड्रोन यूज किए जाएंगे सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। इसी के साथ में अप्रूवल ग्रांट किए गए किसके द्वारा, यहाँ पर तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जहाँ ये काम करती है इन सारी चीज़ों के लिए, तो इसके द्वारा ये काम किए गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के हिसाब से यहाँ पर काम कर रही है। और ये जो रूल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था इनको अलाउ करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर जो विजुअल रेंज, जो विजुअल लाइट ऑफ साइट है उसको यूज़ किया जाता है, जहाँ तक ये देख पाते हैं वहाँ तक का, तो ड्रोन फ्लाइट करता है। तेलंगाना गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल ये कोलैबोरेट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वो नहीं कहते अंजाम तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है एम तो सीधा सीधा ये है कि ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल सके, दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए, लोगों को सेफ रखा जा सके, उनको कोई दिक्कत ना देखे और रिलायबल चीज़ें देखने को मिले, तो ये पर्पज है। डिलीवरी क्या क्या होनी है, मेडिसिन होनी है, कोविड-19 की वैक्सीन होनी है, यूनाइटेड ऑफ द जो यहाँ पर यूनाइट ऑफ द वर्ल्ड जो ब्लड है उसके लिए यहाँ पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो है यहाँ पर, इसी के साथ में जो स्पेसिफिक जो लोकेशन एंड जो बैक है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। हेल्थ जो इंश्योर करना है, हेल्थ केयर फॉर रूरल एरिया, तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ में बियॉन्ड विजुअल रेंज जो बोला गया, इसका मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ अनमैन्ड जो एयर व्हीकल है यहाँ पर और ड्रोन है यहाँ पर, ये तो डिस्टेंस होती है यहाँ पर, ये बोला गया बेसिकली आउटसाइड द नॉर्मल विजिबल रेंज ऑफ द पायलट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन टाइप में दी गई है, ज़्यादा नहीं, पर फिर भी आप लोगों को देखा यार कई बार ना टर्म ऐसे आ जाती हैं कि ये लगता है पता नहीं कहाँ से आ गई, तो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आप लोग रहेगी तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। हेल्थ के बारे में न्यूज़ है और थोड़ी सी एक डिफरेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन टैग, कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि अगर एक तरीके से आप लोग बोलें कि सोसाइटी से दूसरी एरिया में लोगों को कोरोना फैल रहा है और पता नहीं है जो फैला रहा है उसका नाम क्या है और वो यहाँ पर कोरोना फैला रहा है, ठीक है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि व्हेन न्यू केस इन द लास्ट 14 डेज कैन नॉट बी ट्रेस्ड, कि कौन यहाँ पर इंटरनेशनल जो ट्रेवल करके इंडिया के अंदर है फिर भी हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर लोगों को ये बीमारी फैला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक केसेस कैन नॉट लिंक टू द स्पेसिफिक क्लस्टर, तो कैसे पर्टिकुलर क्लस्टर से आप लोग लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि अपने एरिया का जो इंसान है वो जाकर चीज़ें फैला रहा है यहाँ पर दूसरे एरिया में, ठीक है, दूसरे राज्य के अंदर, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मिलकर यहाँ पर टैग दे दिए गए हैं, पर लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के द्वारा कंटिन्यू किए जा रहे हैं कई सारे जो प्रोग्राम हैं यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए, पर लेकिन कोविड-19 को लेकर यहाँ पर अभी बातें देखने को मिल रही है कि थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतनी पड़ेगी। जो कंट्रीज है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सारी कंट्री जो हैं यहाँ पर अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कैटेगरी में रख चुके हैं, पर लेकिन अभी ये वाली जो कंट्री है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कैटेगरी में अपने आप को नहीं रख रही है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में, तो हमारी कंट्री नहीं रख रही है, इसी के साथ में इटली नहीं रख रहा है और रशिया नहीं रख रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में, और यूएसए, यूके, फ्रांस, ब्राज़ील इनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया है क्या यार ये हरकतें हमारे देश में हो रही हैं, ठीक है।
क्लासिफिकेशन भी इसका इनके द्वारा डिवाइड किया गया है, जैसे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन फर्स्ट से लेके कम्युनिटी ट्रांसमिशन 4 तक इनके द्वारा ये इनका नाम रखा गया है। तो लोअर लेस सीरियस क्लासिफिकेशन जो क्लस्टर है यहाँ पर लेस रहेगा, ठीक है, यानी कि वो ये यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया, तो उसके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। कई बार अनआइडेंटिफाई एरिया होते हैं, कई सारे लोग बताते नहीं है, ठीक है, कि कितने लंबे समय से केस चल रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से केस लेकर आए, अब घर में फैला रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में फैला रहे हैं, अनआइडेंटिफाई केस चले जा रहे हैं, इससे कम्युनिटी में फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो है वाइडर एरिया पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मान लीजिए मुझे कोरोना हुआ, ठीक है, मैं अपने गांव में गया, मैंने बताया नहीं, यारों दोस्तों के साथ में घूम रहा हूँ, उनके साथ में पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है, गले मिल रहे हैं, झप्पियाँ पा रहे हैं, हालांकि आजकल झप्पियाँ पाना तो दूर हो गया, ये एक अच्छा एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी लगने के चांसेस कम है अब, तो अगर हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखेंगे तो इसके चलते जो गवर्नमेंट है उसकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी कम होगा, ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है कि जो बाहर से आए कैसे उसको टैकल करके चलना है, ठीक है, तो ये इनके पास में भी पूरा रूल रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो प्रायोरिटी है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो अभी फिलहाल कई सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो कम्युनिटी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो जरूरी भी है कल को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मैंने आप लोगों को हमेशा बताया और ये जरूरी भी है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर आगे आने वाले टाइम में हम लोग को थर्ड वेव भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है। तो सोशल सिक्योरिटी का अगर आप लोग बोलिए, मान लीजिए आप लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के परिवार को बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, मम्मी पापा को मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी, अगर आर्मी में है तो कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कि आप लोगों को फायदे देखने को मिल जाते हैं। पर लेकिन जो लोग जो हैं जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पर ये 2020 का लाया गया ताकि इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसकी हेल्प की जा सके। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ और जो वर्किंग है कंडीशन उसको ठीक करने की बात करते हैं, और इंटरनेशनल जो कोड है उसको भी ध्यान में रखकर चला गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर और हमारी कंट्री के लेवल पर चीज़ें कुछ ऐसी बनाई जाए ताकि इनको अप्रिशिएट किया जाए, यानी ना कि ये कि यार ये चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जो कोड है ये अभी यहाँ पर इनको रेटिंग दी गई अच्छी खासी, जिसके चलते चीज़ें आगे लेकर चली जा रही है। और ये कोड जो है यहाँ पर ये प्रोविजन है जो सोशल सिक्योरिटी कोड थे 2020 के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो फिक्स टर्म जो इम्प्लीमेंट है वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ में प्लेटफॉर्म वर्कर जो गिग वर्कर कई बार इनको बोला जाता है, और इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो है इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिन लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए उनका लिए रिकॉर्ड रहेंगे और उनको सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रख पाएंगे। फंड जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली अनफॉर्मेलिटी जो डिटरमाइन करेगी वेज की, तो वाइड डेफिनेशन रहेगी वेज की ताकि बहुत सारे लोगों को कवर किया जा सके। कोई झुग्गी में है, कोई झोपड़े में रह रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेली लगा रहा है, ये सब लोग आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। डिस्करेज करेगा इनअप्रोप्रिएट जो सैलरी है ताकि प्रॉपर वे में चीज़ें मिल सकें। इसी के साथ में इंस्पेक्टर कम जो फैसिलिटेटर रहेगा, कल कोई दिक्कत अगर होती है तो सपोर्ट एंड द एडवाइस करेगा इनहेंस करने के लिए कंप्लाइंस को। कोई भी फेलियर होता है अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से, तो उसके चलते भी कुछ प्रावधान रखेंगे। तो पेनल्टी है 1 लाख की, ताकि इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सके 1 से 3 साल तक, ताकि सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करके चला जाए। यानी कि ये है कि अपने मुहार न चले, चीज़ों को कंट्रोल रख के यहाँ पर चला जाए, ठीक है। इसी के साथ अगर कोई रिपीटेड ऑफेंस देखने को मिलता है तो ये पनिशमेंट जो है वो और ज़्यादा सीवियर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बातें इनके द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एक हल्का सा आइडिया कम से कम इसके बारे में आप लोग रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार कई तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग समझ पाएंगे तो चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर CCTNS के बारे में। तो CCTNS क्या है पहले ये समझिए। ये सेंट्रल फंडेड स्कीम है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड किया जाता है, और नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है उसके तहत यहाँ पर इसको डेवलप किया जाता है। तो मिशन मोड में ये काम रहता है अंडर जो बेसिकली नेशनल एक गवर्नमेंट जो यहाँ पर गवर्नमेंट्स प्लान है यहाँ पर, ठीक है, NEGP। तो ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। आप लोगों को पता है कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है।
2009 में इसको अप्रूव किया गया था और यहाँ पर 97% जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर इन द कंट्री, ठीक है, वो इसके साथ में लिंक्ड है। कल को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा सके। मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, क्राइम कर कर स्टेट की बाउंड्री फांद कर दूसरे राज्य में चला गया, तो दूसरी पुलिस के कंट्रोल में आएगा, तो कोशिश ये रहती है कि उसको रिटर्न अपनी ही कंट्री में उसको लाए, अपने ही राज्य में उसको लाया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में है। तो CCTNS जो है यहाँ पर, ये इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यहाँ पर वो चेक करती हैं। अगर 9000 के करीब जो इंडियन है जो अभी जाना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं जो US ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के लिए, तो उनको चेक किया जाता है कि उनकी कंट्री के अंदर कोई गलत सिचुएशन तो नहीं है, किसी का मर्डर नहीं कर रखा है, जेल में नहीं जा रहा है, कोई केस नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा चेक की जाती है ताकि कल को एक सही इंसान जो है वो देश के बाहर जा सके। तो इसके चलते कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ है तो याद रखिएगा कि क्राइम एंड द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड द सिस्टम जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ग्लोबल जो एंट्री है, जो US कस्टमर है यहाँ पर, या फिर बॉर्डर जो प्रोटेक्शन है यहाँ पर प्रोग्राम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते लो रिस्क ट्रेवलर को ही अलाउ किया जाता है इनकी कंट्री में। 2008 में इसको स्टार्ट किया था, 2017 में यहाँ पर इंडिया जो है वो यहाँ पर इसका बेसिकली जो 2017 में आगे चलकर चीज़ें और लार्ज स्केल पर चढ़ी, तो पायलट प्रोजेक्ट 2008 में और इंडिया मेंबर बना 2017 में। ट्रेवलर जो है उनको प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। कैसे कैसे अप्रूवल है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ग्लोबल जो एंट्री है इस US का जो कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन है प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, वो हमारी कंट्री में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसके साथ में कॉन्टैक्ट करेगा, उसको बोलेगा चेक करो ये जो इंसान कंट्री के अंदर आ रहा है, यानी कि जो कंट्री के अंदर जो इंसान जा रहा है वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर गया, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कोई मर्डर का रेप का चार्ज तो नहीं है कोई, जिसके चलते उसकी लाइफ जो है बर्बाद की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया रखेगा। पुलिस जो फंक्शनिंग है सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, ये बात की जा रही है, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर ऑफिस, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सिविल पुलिस और जो टूल टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये, तो उसके चलते बात की जा रही है कि क्राइम और जो डिटेंशन है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ताकि आप लोग कोई का भी आंसर अच्छे से दे सको। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर ये। सबसे पहले हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज़ देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, 6 शॉर्ट न्यूज़ देखी। एक तो यश के बारे में, साइक्लोन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी संस्कृत स्कॉलर, उसी के साथ में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से कनेक्टेड पर्सनैलिटी उनके बारे में समझा। गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करने वाले सुंदर बहुगुणा जो है हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री हेल्प कर रही है यहाँ पर प्लेयर्स की, अच्छी बात है। इसी के साथ में INS राजपूत के बारे में बात की जा रही है जो डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्यूट बॉर्डर की बात की जा रही है, जो कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जो हम लोगों ने बात की वो स्टेट न्यूज़ के बारे में बात की। तो स्टेट न्यूज़ जो है यहाँ पर ये डी अमोनियम फास्फेट के बारे में, तो कई सारी बातें और भी जाने हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक दी, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये होगी ड्रोन से सर्विस प्रोवाइड करने वाली बात, मेडिसिन वगैरह, तो जो तेलंगाना है वो स्टार्ट कर रहा है इसको। हेल्थ के बारे में बात करें तो कम्युनिटी में ट्रांसमिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, जो पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो जिन लोगों के पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। जो यहाँ पर गुड गवर्नेंस के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर बेसिकली जिसके के अंदर कोई गलत इंसान न पहुंचे उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब क्वेश्चन के अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। चाइना के द्वारा क्लेम किया गया कौन सा एरिया यहाँ पर बेसिकली चाइना कंट्रोल में आता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके कई बार बन जाते हैं। DAP के बारे में आप लोगों को बताना है, फर्टिलाइजर और कौन सा है जो यहाँ पर यूज़ किया था, नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन सा एक और यहाँ पर है, गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर कौन से राज्य के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई यूज़ किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर सिविल एविएशन जो बेसिकली ग्रांट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर अप्रूवल करती है इनको। SS कोड क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और बातें हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर तो री इलेक्ट होकर आए एक पर्सनैलिटी अभी किस पर्टिकुलर प्रोग्राम से हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताएगा। और क्राइम एंड द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज़ हैं उसके बारे में अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक तरीका यहाँ पर मिल सकता है चीज़ों से कनेक्ट रहने का, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर एक अंडर में आती है। अगर बात करें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, उनके द्वारा चूहों को पकड़ने के प्रोग्राम, उनको मारने खत्म करने के प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये कहाँ की बात की जा रही है, किस कंट्री की।
फरजाद बी जो है जिसके द्वारा खोजा गया वो है इंडिया। OVL आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये अपनी ही लोकल लोगों को यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देने की बात कर रहे हैं। कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर रेगुलेट करने की बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बातें, और यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किस पर्सनैलिटी की अप्रूवल के बाद में। नेशनल जो यूनाइटेड नेशन है एक तरीके की बॉडी है आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर काम करती है अलग अलग एरिया में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जिसके बारे में आप लोग को बताना है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है, ठीक है, तो 1/3 होना चाहिए वो सारी चीज़ें। तो साइक्लोन ताउते जो है इसके बारे में कुछ बताइए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो तो यहाँ पर छिपकली के बारे में बात कर ली। 171 के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकता है कि असेंबली कितनी होनी चाहिए। तो 1/3 जो सीट होनी चाहिए वो असेंबली में होनी चाहिए नॉर्मली, अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो ये बेसिक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां है यहाँ पर, जो यूनाइटेड चिल्ड्रन फंड के बारे में बात करता है कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 324 है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई और कोलिजन सिस्टम टाइप में होना चाहिए, तो वो भी बातें हैं। फरजाद भी जो फील्ड के बारे में बात करी, तो इंडिया की पोजीशन और ईरान की पोजीशन है वो अलग अलग है। देखते हैं कब चीज़ें नॉर्मल हो पाती हैं, होगी भी या नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ जो न्यू बेसिकली जो नई जो गवर्नमेंट बन कर आ रही है अलग अलग एरिया में, कैसे देखिए सारी चीज़ें एक साथ में होती है, ठीक है, आप लोग चीज़ों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। ईरान के बारे में बात करें तो यहाँ पर ONGC विदास के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया, उसके द्वारा खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया में चूहों का अटैक हम लोगों ने देखा। RBI के अंडर में आता है यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस, वो समझा। और बाकी थीम है यहाँ पर ये ग्लोबल डाइवर्सिटी की, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है डिस्कशन। तो ये था आज का डिस्कशन, आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा तो PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपने ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, तब तक के लिए जय हिंद।